हेलो स्टूडेंट। तो कल इस वीडियो रिकॉर्डिंग में थोड़ी दिक्कत थी, इसलिए मैंने फोटो इलेक्ट्रिक का सेकंड पार्ट बनाया है। पहले पार्ट में मैंने कुछ बातें एक्सप्लेन की थी यहाँ पर। अब हम सेकंड पार्ट में देखेंगे आगे। तो जैसे ही जो मैं सेकंड वीडियो फर्स्ट वीडियो जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ख़त्म की थी, उसके बाद सेकंड वीडियो में तो इसमें हम एक्सपेरिमेंटली सेटअप हम की बात कर रहे थे कि भाई कैसे हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप करेंगे। तो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना हम ऑब्जर्व करके हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो एक्सपेरिमेंटली हम यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल ट्यूब लेते हैं। इस ट्यूब पे दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है आपका, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो दिस इज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। एक इसके सामने क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगाते हैं, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, और इसके जो लाइट रेडिएशन हम यहाँ पर डालते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपका सोर्स है लाइट रेडिएशन का। ठीक है, दिस इज द लाइट रेडिएशन प्रोवाइड करेगी। नेगेटिव बनाने के लिए इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना, पॉजिटिव करने के लिए उसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्शन करना पड़ेगा। इसके बाद क्या होता है, इस पे होता ये है कि जैसे ही स्टेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इस मेटल सरफेस पे कोलाइड करवाते हैं, कोलाइड करने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इमिट होंगे सरफेस से। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमिना है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या आते हैं, रिजेक्टेड होते हैं और इमिटेड होते हैं। इमिटेड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और ये नेगेटिवली चार्ज डिफ्लेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी ज्यादा नेगेटिव। ठीक है, इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव क्या है, डिफ्लेक्शन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक मूव करेंगे, और मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, करंट जनरेट होगा, और करंट मेजर करेगा वोल्टमीटर। ठीक है भाई, तो ऑटोमेटिकली ये क्लोज सर्किट बन जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपको बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, इलेक्ट्रोड पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने लगेगी, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम बैटरी एंड वापस कंटिन्यू क्लोज सर्किट बन जाएगा आपका पास लगातार। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं मेटल सरफेस से, तो जो इमिटेड जो इलेक्ट्रॉन है ऑन सरफेस, दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। तो फोटो इलेक्ट्रॉन वही इलेक्ट्रॉन है जो सरफेस से बाहर निकल रहा है। ठीक है, सरफेस से बाहर निकल रहा है, इसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन है, ये दो बात पे एक्चुअल में वर्क करते हैं। एक तो आपका क्या है, इन फोटो इलेक्ट्रॉन की आपकी स्पीड क्या है, यानी कि दो पे काम करेंगे एक्चुअल में, यानी कि स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। दूसरा आपका ये क्या है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, वे कितने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं उस पे, और दूसरा जितनी ज्यादा स्पीड क्या है उसके ऊपर। तो ये जो करंट है, ये वोल्टमीटर जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो, और यहाँ पर जो करंट जनरेट होता है, जो करंट एक्चुअल बनता है आपका, वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो ठीक है, जो करंट बनता है यानी कि जो इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट होगा उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है भाई, तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है, जो फोटो इलेक्ट्रॉन से बना है, वो इसकी वजह से बना है। दिस इज स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, स्पीड कितनी फास्ट स्पीड से ये इलेक्ट्रॉन काम कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन दो एक्चुअल वर्क पे काम करेंगे, एक भाई कितनी स्पीड से निकल रहे हैं उस पे, दूसरा भाई कितनी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उस पे। ठीक है भाई, तो जनरली हम इन दोनों पे एक पॉइंट पे बात करेंगे यहाँ पर। तो अब हम पहले पॉइंट पे बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम ये करते हैं कि इस सरफेस को ऊपर लाते हैं कि इस सरफेस पे एक्चुअल में कैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो इस सरफेस पे जैसे हमें पता है कि कोई भी सरफेस होता है उस पे क्या नंबर ऑफ एटम्स होते हैं।
उस मेटल सरफेस पे क्या है, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो इन नंबर ऑफ एटम बहुत सारे होते हैं सरफेस के ऊपर, और उसके ऊपर हम रेडिएशन डालते हैं, इन सभी के ऊपर रेडिएशन डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो हमें क्या ले लेते हैं, एक एटम ले लेते हैं जिसको न्यूक्लियस आपके पास क्या है, प्लस है, और इसके अराउंड क्या है, नंबर ऑफ क्या है, लार्जर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें मान लेते हैं 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, और भी हो सकते हैं बहुत सारे। तो ये एटम मान लिया, कोई भी एक एटम है, और इसके ऊपर यदि हम लाइट डालते हैं तो क्या होगा, तो जो लाइट जो इफेक्ट करती है सबसे पहले आउटर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन को एक्चुअल में इफेक्ट करती है, फिर जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उतनी ज्यादा इफेक्शन जो इनर साइड होता रहता है। तो हम पहले मान लेते हैं कि हम ऐसी फ्रीक्वेंसी रीडिंग डाल रहे हैं जो इसको इफेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे ही ये फोटोन है जिसकी एनर्जी हम ई मान लेते हैं जी, मोमेंटम भी इसका मिलेगा, कुछ ना कुछ स्पीड से आ रहा है, इसका मोमेंटम भी मिलेगा आपको। ठीक है भाई, तो क्या है कि जैसे ही हम इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोलाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जैसे कोलिजन होता है तो वो कोलिजन क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है। तो कोलिजन के दौरान क्या होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी चेंज होती है इन प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की। मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो 10 किलो जूल एनर्जी है। वे 10 किलो जूल एनर्जी क्यों होगी, क्योंकि इस ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी वही इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिलेगी आपको, और इस ऑर्बिटल की एनर्जी मान लेते हैं 10 किलो जूल एनर्जी। और मैं मान रहा हूं कि जो प्रोटॉन जो एक्चुअल में हम ट्राई करवा रहे हैं प्रोटॉन उसकी एनर्जी है वो 50 किलो जूल एनर्जी। ठीक है, इसके बाद जैसे कोलिजन हुआ इलास्टिक, तो इन्होंने क्या किया कि 20 किलो जूल एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दी। कितनी एनर्जी, 20 किलो जूल से वो एनर्जी ट्रांसफर कर दी इस इलेक्ट्रॉन को। तो जैसे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर की तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा कि प्रोटॉन की एनर्जी कितनी होगी, आफ्टर कोलिजन प्रोटॉन की जो एनर्जी कितनी रहेगी आपका, क्या 20 ट्रांसफर हो गई है, 30 बच गई, 30 किलो जूल एनर्जी प्रोटॉन की बच गई। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो गई, पहले 20 थी, प्लस में कितनी हो गई 20 और आ गई है, 30 हो गई। ठीक, 30 किलो जूल। तो 30 होने के बाद क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन था आपका पहले 10 की वजह से इस ऑर्बिटल में टर्न कर रहा था, इसके बाद क्या है इसकी 30 होगी। 30 होने के बाद मैं ये कह रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये उस सेल में जाएगा जिसकी एनर्जी कितनी होगी, 30 होगी, क्योंकि इसकी एनर्जी 30 है, ये उसी में पॉसिबल होगी जहां पर भी जिस सेल में की एनर्जी जो है ऑर्बिटल की एनर्जी क्या 30 मिलेगी, वहीं पर एक्चुअली डम करेंगे। मान लेते हैं इस सेल की एनर्जी कितनी है 30, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइटेड हो जाएगा इन हाई ऑर्बिटल्स में जिसकी एनर्जी कितनी है 30 किलो जूल एनर्जी, और ये अनस्टेबल ये जो होता है ये जो है। इसके बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या एक्साइटेड हो जाते हैं हाई ऑर्बिटल्स में। इसके बाद क्या है कि इस न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस का जो आउटर और ये जो ऑर्बिटल का जो अट्रैक्शन है आउटर ऑर्बिटल का जैसे जैसे साइज बढ़ता है कम होता चला जाता है। जैसे कि इस ऑर्बिटल का अट्रैक्शन ज्यादा मिलेगा, ये क्लोज पैक होगा, इस ऑर्बिटल का इसका अट्रैक्शन कम मिलेगा, इसका अट्रैक्शन और कम मिलेगा, इसका अट्रैक्शन बहुत कम मिलेगा, और ज्यादा ऑर्बिटल्स जब से ड्रॉ करेंगे तो कम और नेग्लिजिबल होता चला जाता है। ठीक है भाई, नेग्लिजिबल। तो हम मान रहे हैं कि भाई ये जो 1 2 3 4 जो ऑर्बिटल है इसका अट्रैक्शन ये जो है नेग्लिजिबल, जितना और बढ़ाएंगे वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी 30 हुई, 30 होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जंप यहां पर करेगा और इसके बीच में अट्रैक्शन क्या हुआ, नेग्लिजिबल हुआ, तो ऑटोमेटिकली ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। ठीक है भाई, फ्री हो जाते हैं एटम से फ्री होती क्या है कि जो मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन क्या निकलते हैं, बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये प्रोसीजर जो होता है एक्चुअल में इस सरफेस ऑफ मेटल के ऊपर होता है, हर एक एटम के, हर एक मेटल सरफेस पे जो एटम है उसमें से क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं जब कोई एनर्जी की रेडिएशन यहाँ पर हम इसको स्ट्राइक करवाते हैं। ठीक है, उतनी एनर्जी की रेडिएशन ये गेन करने के बाद ये आपको कहेंगे कि भाई ये 5 ऑर्बिटल, ये जैसे 4th ऑर्बिटल है इसमें तो अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है,
परंतु यदि कोई कहे कि भाई यहाँ से और इसके बीच में अट्रैक्शन देखे तो वो नेग्लिजिबल नहीं है। तो मान लेते हैं ये अट्रैक्शन कुछ है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो है ये मान लेते हैं कि एक और प्रोसीजर में मान लेता हूँ कि भाई आप इसको 10 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो 10 करने के बाद ये कितनी रह जाएगी, 40 रह जाएंगी, परंतु ये कितनी हो जाएंगी, 10 करेंगे तो 20 हो जाएगी, और 20 में मान लेते हैं कि 20 का जो सेल है ये सेल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक जंप करेगा, यहां तक करेंगे, और मैं ये कह रहा हूं थर्ड ऑर्बिटल में इतना अट्रैक्शन है कि वो इलेक्ट्रॉन को रोक सके, ये न्यूक्लियस है, तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन क्या होगी, रुक जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये एक्साइटेशन बोलते हैं, और एक्साइटेशन जो होता है अनस्टेबल होती है, इसके बाद वापस वो एनर्जी लॉस करके एंड इज गोइंग टू ग्राउंड स्टेट, ठीक है भाई। वो इमिशन की बात है, तो इमिशन बाद की बात है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन का इमिशन ऑन मेटल सरफेस के ऊपर। तो हम मेटल सरफेस से इमिट करवाना है तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन ही डालनी पड़ेगी, लोअर फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम नहीं करेगा ये, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये जो प्रोसीजर था आपका इलेक्ट्रॉन इमिट करने का वो ऐसे होता है, ठीक है। तो आप समझिए आप इलेक्ट्रॉन कैसे इमिट होते हैं मेटल सरफेस से, ठीक है। इसके बाद क्या है कि ये जो प्रोसीजर था, ये सारी बातें जो है बहुत सारे साइंटिस्टों ने मिलकर इसको एक्सप्लेन किया कि भाई ऐसा जो प्रोसीजर है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक्चुअल में होता है, ठीक है भाई। ये प्रोसीजर है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक्चुअल में क्या होता है, ऐसा प्रोसीजर होता है। यहाँ पर मैं कुछ बातें लिखता हूँ यहाँ पर कि जो आपका जो फोटो जो करंट जो बन रहा है, ठीक है भाई, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है, ठीक है भाई, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट करता है, नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे डिपेंडेंट नहीं करता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। मैं आपको कह रहा हूं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से बन रहा है, कि भाई इन इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रहा है। भाई जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस पोजीशन से यहाँ पोजीशन पर आएंगे उतना ज्यादा करंट बनेगा, यानी कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ये नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से बन रहे हैं। जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे उतने ही ज्यादा क्या होगा आपका, उतना ही ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ये जो कितने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होने हैं वो डिपेंड करता है रेडिएशन की, वो डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन जो ये जो रेडिएशन की आपको क्या है इंटेंसिटी के ऊपर, ठीक है भाई, रेडिएशन की इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट करता है। तो यहाँ पर मैं एक बात लिख देता हूँ, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जो वन फोटोन जो होता है, वन फोटोन इमिटेड ओनली वन इलेक्ट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा, ऐसा नहीं है कि भाई एक ऐसा फोटोन यदि हम डालें जिसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा है तो वो दूसरा इलेक्ट्रॉन को इमिट नहीं करेगा, वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा। यानी कि हुआ ये कि जो मेटल सरफेस के ऊपर जो एटम्स है, आपके एटम है, इनके ऊपर यदि आप फोटोन डालेंगे तो एक फोटोन यदि आपने डाला, ये मान लेते एक फोटोन है, यदि एक फोटोन यदि हम इस मेटल सरफेस पर डालेंगे तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे इस मेटल सरफेस के इस फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद से एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन यदि आपको करना है तो दूसरा फोटोन की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर दूसरा फोटोन यदि आपने इलेक्ट्रॉन निकालना है यहाँ से तो दूसरा फोटोन की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पर डालो एंड इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो एक फोटोन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इमिट करता है। ये कंडीशन आप ध्यान रखें। इसके बाद ये हुआ कि भाई यहाँ पर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर आपके 10 इलेक्ट्रॉन है
तो 10 इलेक्ट्रॉन कब आए हैं, तब आपके 10 ही प्रोटॉन डाले गए होंगे सरफेस के ऊपर। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या है कि यदि आपने फोटो इलेक्ट्रिक करंट को ज्यादा करना है तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी या नंबरिंग बढ़ानी पड़ेगी, और इसको बढ़ाने के लिए क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी आपने क्या करने पड़ेंगे, ज्यादा डालने पड़ेंगे। और जैसे ही मैंने आपको बताया कि इंटेंसिटी इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसका मतलब ये है कि भाई जैसे जितनी ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन आपकी नंबर ऑफ प्रोटॉन इस सरफेस पे जितने ज्यादा आप डालेंगे उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इमिट होंगे। और ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है दिस इज रिलेटेड टू इंटेंसिटी। इसलिए मैंने कहा कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है दिस इज डिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, विद इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू, यहां पर मैं लिख देता हूं, फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू स्पीड ऑफ रेडिएशन। ठीक है, स्पीड पे डिपेंडेंट होती है इंटेंसिटी। सॉरी, ये जो फ्रीक्वेंसी है दिस इज रिलेटेड टू स्पीड। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन है मतलब उतनी ज्यादा स्पीड से वो जो फोटोन है वो इस सरफेस पे कोलाइड करेंगे। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डालेंगे उतनी ही ज्यादा फास्ट फोटोन जो है वो सरफेस से पे कोलाइड करेगा और उतनी ही फास्ट ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, उतनी फास्ट ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलेगा। ठीक है, इसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पर डाल देता हूँ कि देखो ये जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, एक जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इमिट होने के बाद इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आते हैं, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो एनर्जी यूज होती है, जो सरफेस है, जैसे ये सरफेस है, सरफेस पे हमने फोटोन की एनर्जी दी, एनर्जी देने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद उस डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। इस डिस्टेंस ट्रेवल करने में यूज होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन है या काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन को कुछ डिस्टेंस पे मूव करते हैं। ठीक है, वो एनर्जी यूज होती है इलेक्ट्रॉन की जिससे इलेक्ट्रॉन क्या उस एनर्जी से ट्रैवल करते हैं, उसको काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज डिपेंडेंट ऑन frequency of radiation and dependent on intensity। तो मैं आपको फिर से बार बार कह रहा हूँ, इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ाने का मतलब होता है कि नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाना इस सरफेस पे, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब होता है स्पीड ऑफ द फोटोन को इंक्रीज करना। इसका मतलब क्या है, देखो स्पीड ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन जो है दिस इज या सॉरी इमिटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो डिपेंड कर रही है कि कितनी फास्ट स्पीड से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन एक m v स्क्वायर वाले तो v स्पीड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो ये v हो जाएगा, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी दिस, ठीक है भाई। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी, जितनी फास्ट स्पीड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उतनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा ऑटोमेटिकली। इसका मतलब ये हुआ वो जो ये स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन है दिस इज डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता यही है कि कितनी फास्ट स्पीड से इलेक्ट्रॉन आएंगे इस सरफेस पे कोलाइड करेंगे, जितनी फास्ट स्पीड से फोटोन इस सरफेस पे कोलाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन उतनी फास्ट स्पीड से निकलेगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, जितनी फास्ट स्पीड से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा v लार्जर हो जाएगा यदि फ्रीक्वेंसी लार्जर हुई तो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी लार्जर तो v ज्यादा, और v आपकी ज्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी भी आपकी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यानी कि बात ये ध्यान रखना, जितनी ज्यादा तेज फ्रीक्वेंसी से यदि हम स्ट्राइक कराएंगे जितनी फास्ट फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे ये ज्यादा दूर तक जाएंगे ऑटोमेटिकली। समझ रहे हो?
ये 2 पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ये सारी बातें जो एक्सप्लेन की थी, बहुत साइंटिस्टों ने मिलकर एक्चुअली इसको एक्सप्लेन किया था। इसके बाद जो आगे का जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप जो प्रोवाइड की है वो है आइंस्टीन ने प्रोवाइड किया है। आइंस्टीन ने इसके बाद डेरिवेशन दिया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ये भाई कैसे एक्चुअली में ये आगे इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो दिया है आइंस्टीन ने। और आइंस्टीन ने आगे जो एक्सप्लेनेशन दिया है इसके ऊपर नोबेल पुरस्कार भी आपको प्रोवाइड किया गया है आइंस्टीन को। ठीक है, तो इसके बारे में आइंस्टीन के अनुसार एक्चुअली बताते हैं कि भाई कैसे क्या बताता है आइंस्टीन। तो आइंस्टीन ने इसको और ज्यादा ब्रीफली एक्सप्लेन किया कि जो हम यहाँ पर रेडिएशन डालते हैं, जो भी हम यहाँ पर रेडिएशन डालते हैं उसकी स्टेबल फ्रीक्वेंसी होती है, मान लेते हैं कंसीडर, या आप आइंस्टीन ने कहा कि जो भी हम फ्रीक्वेंसी हम इंसिडेंट रेडिएशन डालते हैं उसकी एनर्जी होती है E is the energy of incident radiation। ठीक है, E is the incident energy of incident radiation, और according to Planck radiation law energy of radiation जो होती है h nu is the frequency of radiation। जिस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन आप डालेंगे यहाँ पर उस फ्रीक्वेंसी की जो एनर्जी होगी वो h nu होगी। यानी कि हम h nu की एनर्जी जो है इस मेटल सरफेस के ऊपर हम डाल रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा क्या कि जो एनर्जी हम इस इक्वेशन को ऊपर डाल देते हैं, इसके बाद इन्होंने कहा कि आइंस्टीन ने कि जो एनर्जी हम यहाँ पर क्या है इस मेटल सरफेस के ऊपर डाल रहे हैं उसका क्या है कि उसका जो एक्चुअली जो वो एनर्जी एक्चुअली यूज होती है वो डिवाइड इन दिस एनर्जी जो है, या आप ये कह सकते हो जो आपकी एनर्जी ऑफ रेडिएशन जो होगी दिस डिवाइडेड इन टू पार्ट में मैंने कहा कि 2 पार्ट में एक्चुअली जो एनर्जी है वो डिवाइड होगी। कि 2 पार्ट कौन से थे आपके, उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन की बात यहाँ पर ब्रीफली एक्सप्लेनेशन था उसका कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये जो एनर्जी एक्चुअली यूज होती है वो 2 टाइप्स की एनर्जी यूज होती है यहाँ पर। ये जो एनर्जी जो है वो 2 टाइप के उपयोग करती है एक्चुअली यहाँ पर। एक तो हमें फर्स्ट पार्ट यूज्ड जो होता है वो इमिटेड इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि ये जो एनर्जी है वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को जस्ट इमिट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, इमिटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ एटम। ठीक है, सरफेस ऑफ एटम के सरफेस से इमिट करता है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट जो होता है, सेकंड पार्ट एक्चुअली यूज्ड होता है वो होता है आपका कुछ काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के बाद वो सरफेस से कुछ बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद वो इफेक्ट शो करता है और मूव कर जाता है। तो जो आपका बाहर निकलता है उसकी वजह से एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी यूज होती है। इमिटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस को बाहर निकालने के लिए, सरफेस से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी यूज होती है उस एनर्जी को बोलते हैं, इसे प्रॉपर नाम है वर्क फंक्शन। ये वर्क फंक्शन वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो यूज करते हैं हम। वर्क फंक्शन जो है 5 नोट्स हम यहाँ पर नोट करेंगे। वर्क फंक्शन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू emit electron just
जस्ट फ्रॉम द सरफेस, यानी कि सरफेस से जस्ट बाहर आना चाहिए। ऐसा नहीं है भाई आपका, जैसे कि ये आपका ये सरफेस है और ये एटम हमने डाला हुआ है कि जैसे ही फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डालेंगे तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जस्ट बाहर ही आएगा। उसी काइनेटिक उसका क्या है कि ऐसा नहीं कि भाई वो आगे चलकर मूव करे, अदरवाइज कुछ नहीं। जैसे कि ये एटम ग्रो कर देता है, एटम आपको समझ आएगा कैसे कि जैसे ही मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन की बात करें, ये आउटर सेल है मान लेते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन रेडिएशन डाले और रेडिएशन डालने के बाद इलेक्ट्रॉन जस्ट सरफेस से बाहर आए। बाहर आने के बाद वो कहीं पर मूव नहीं करे, काइनेटिक एनर्जी नहीं है और कुछ भी, तो वो आपको जो एनर्जी यहाँ पर यूज होती है वो एक्चुअली में क्या है, वर्क फंक्शन की एनर्जी, इसको पाई से लिखते हैं। ठीक है, और जो सेकंड पार्ट यूज होते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटोन। काइनेटिक एनर्जी का मतलब वो एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन दूर तक बाहर चले। भाई एक तो एनर्जी वो यहाँ से वहां तक पहुंचा, ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला आपका, ये पाई है, वर्क फंक्शन है, और ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है। ठीक है भाई, ये किसकी वजह से होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो एक्चुअल में होगा ये, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं मान लूं कि यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी रेडिएशन मान लेते हैं 20 किलो जूल एनर्जी की रेडिएशन आप डालने के बाद होगा ये जो एटम है का जो ये इलेक्ट्रॉन है, जैसे 20 किलो जूल एनर्जी की रेडिएशन डालेंगे कि 20 की 20 क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद ये आउटर सेल में जाएगा और फाई की जो एनर्जी वो लॉस करेगा, और फाई एनर्जी की वजह से क्या होगा, इसकी जो एनर्जी है यहाँ पर जो काम हुआ है, दिस इज द वर्क फंक्शन। इसके बाद क्या है कि ये जो एनर्जी है, ये इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी को और लॉस करेगा ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी की वजह से। काइनेटिक एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा और मूव करेगा एंड दिस इज यूज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भाई, तो आइंस्टीन ने कहा कि भाई जो आप एनर्जी एब्जॉर्ब करवा रहे हैं वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी। तो इन्होंने कहा कि जो एनर्जी जो है ये आपकी एनर्जी मैं मान रहा हूं कि ये इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी, इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी है। दिस इज द टू पार्ट। एक तो एनर्जी क्या है जो आपका वर्क फंक्शन जनरेट करती है, वर्क फंक्शन जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, प्लस में क्या है एनर्जी फॉर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है भाई, प्लस में फॉर काइनेटिक एनर्जी, तो मैं इसको ए लिख देता हूं मैथमेटिकली, इसको मैं 5 नोट लिख रहा था, और प्लस में इसको काइनेटिक एनर्जी लिख देता हूं। ठीक है, ये जो इक्वेशन एक्चुअल में जो ड्राइव की ये आइंस्टीन ने कैलकुलेट की और इसके ऊपर उनको नोबेल पुरस्कार प्रोवाइड किया है। ठीक है भाई, इसको क्या नोबेल पुरस्कार प्रोवाइड किया है। यहां पर मैं आपको बार बार कह रहा हूं, यहां पर दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, h इज द फ्रीक्वेंसी, कोई भी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन डाल सकते हो, परंतु यहां पर आपको जो वर्क फंक्शन जो होता है, मैं इस वर्क फंक्शन को कैलकुलेट करूंगा तो आगे देखते जाओ। दिस इज काइनेटिक एनर्जी 1/2 m v² v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन है, ये भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो दिस इज द इक्वेशन, ये इक्वेशन मान लीजिए 1। ठीक है भाई, अब यहां पर देखो यदि हम वर्क फंक्शन की बात करें, वर्क फंक्शन की बात करें तो ये वर्क फंक्शन इस इक्वेशन से मैं ये कह सकता हूं दिस इज h nu इज इक्वल टू phi naught plus 1/2 m e v e का स्क्वायर। ये में ये काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी मतलब है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के बाद जो स्पीड प्रोवाइड हो रही है उसकी वजह से बात करें तो मैंने कंसीडर कर लिया कि कंसीडर काइनेटिक एनर्जी जो है ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो जीरो कंसीडर कर दिया। जीरो का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन यहीं पर रह जाएंगे सरफेस के ऊपर ही। जीरो का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएंगे दूर, इस सरफेस के ऊपर ही रह जाएंगे। तो सरफेस के ऊपर जैसे ही काइनेटिक एनर्जी की, तो जो आप एनर्जी प्रोवाइड करते हो, जो आप एनर्जी ऑफ रेडिएशन, ये एनर्जी ऑफ रेडिएशन है उसकी, ठीक है भाई, दिस इज इक्वल टू पाई नॉट, और उस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को हम एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी नोट कर रहे हैं और दिस इज द न्यू नोड, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड।
थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये ध्यान से सुनो, ये वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है जहां पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है, जीरो हो रही है। ठीक है भाई, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है जहां पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जीरो। दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं, दूसरी बात एक और बताओ कि दूसरी बात मैं ये कह सकता हूं कि ये क्या है, ये एनर्जी ऑफ रेडिएशन है, रेडिएशन है। दूसरी बात देखो, डिफाइन करते हैं फाइंड आउट वर्क फंक्शन को, यानी कि वर्क फंक्शन इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको डिफाइन करेंगे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है जिससे क्या है, इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आते हैं, जस्ट इमिट होते हैं सरफेस से, यानी कि वर्क फंक्शन बनता है उसका, सिर्फ वर्क फंक्शन टेक प्लेस होता है, काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलती है। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ वर्क फंक्शन करेगा, वर्क फंक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आ जाएगा परंतु स्पीड नहीं मिलेगी। ऐसी फ्रीक्वेंसी, ऐसी स्टेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन जिससे इलेक्ट्रॉन क्या करे, जस्ट सरफेस के ऊपर है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर फाई नोट इज इक्वल टू एच न्यू नोट होता है, दिस इज द वर्क फंक्शन, दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन। तो दिस इज द वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन नंबर दिस इज, तो ऑटोमेटिकली ये जो इक्वेशन निकल के आती है इसको बोलते हैं, ये जो h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नोट प्लस में 1/2 mv स्क्वायर, दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो दिस इज द मीनिंग, जो इक्वेशन है इसको आपको आइंस्टीन फोटो इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिख देते हैं, आइंस्टीन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है भाई, आइंस्टीन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है आपका, ये समझ में आपको इक्वेशन, और इसी के ऊपर नोबेल प्राइज मिला हमको, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी ऑफ रेडिएशन डिवाइडेड इनटू पार्ट, वर्क फंक्शन एंड प्लस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसको प्लॉट भी कर सकते हैं, प्लॉट करके देखो क्या क्या मिल सकता है आपको। तो दिस इज द प्लॉट जो है, यहाँ पर आपका h न्यू है और दिस इज h न्यू नोट प्लस में 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, दिस इज हम ऐसे लिख सकते हैं h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नोट प्लस, सॉरी इसको हम ऐसे लिखेंगे कि इसको h से डिवाइड कराओ, दिस इज द न्यू नोट प्लस में 1/2 mv स्क्वायर बाय h, ऐसे लिख रहा हूं, या और न्यू इज इक्वल टू न्यू नोट प्लस में 1/h इनटू में काइनेटिक एनर्जी को मैं t लिख देता हूं। ठीक है, इनटू में काइनेटिक एनर्जी को मैं t लिख देता हूं। तो यहां पर प्लॉट हम देखेंगे, प्लॉट न्यू वर्सेस में काइनेटिक एनर्जी t के बीच में। ठीक है भाई, यानी कि जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में प्लॉट देखेंगे। तो प्लॉट कैसे आएगा आपका कि इस इक्वेशन से लिखना पड़ेगा, दिस इज द y इज इक्वल टू m c प्लस mx, दिस इज द इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन ये, इससे कंपैरिजन करेंगे तो दिस इज द स्लोप, ये आपका x का कोऑर्डिनेट है, ये आपका इंटरसेक्शन है न्यू नोट। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को प्लॉट कर सकते हैं, तो प्लॉट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका y एक्सिस में न्यू लिखना है आपको, काइनेटिक एनर्जी दिस इज द x एक्सिस में। तो जैसे कि यहाँ पर पॉजिटिवली जो यदि वैल्यू होती है इसका मतलब पॉजिटिव स्लोप आता है, नेगेटिव हो तो नेगेटिव स्लोप आता है। पॉजिटिव स्लोप की जो लाइनें होती है ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग फंक्शन पे होती है, नेगेटिव स्लोप की लाइनें दिस इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इस इक्वेशन को देखकर मेरे को ये पता लग रहा है
कि ये आपको पॉजिटिव स्लोप के ऊपर की तरफ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर इंटरसेक्शन में कुछ वैल्यू आपको प्रोवाइड करा है, इसका मतलब लाइन जो है वो ऐसे चलेंगे आपकी, यहाँ पर इंटरसेक्शन होगा आपका और इंटरसेक्शन आपको मिलेगा, आपको ये जो वैल्यू होती है दिस इज द न्यू नोड, जो सी की वैल्यू होती है वही आपका इंटरसेक्शन होता है। और स्लोप ऑफ द लाइन यदि आप निकालेंगे तो दिस इज द 1/h। तो बाय यूजिंग different frequency radiation, different kinetic energy of emitted electron to calculate threshold frequency for metal surface जो भी है उसका, और Planck constant की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं by using slope of this curve। ठीक है, तो ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आपका पूरा एक्सप्लेनेशन था कि भाई कैसे एक्चुअल में ये कर्व है, कि कर्व मैं आपको बच्चों को बता रहा हूँ कि दिस इज द लीनियर इक्वेशन है आपकी, ये लीनियर लाइन की इक्वेशन है, और ये जो इंटरसेक्शन जो भी होता है वो लाइन यहाँ पर टच करती है। पहले आपको एक्सप्लोर करने के लिए पहले आपको देखना पड़ता है कि आपका स्लोप नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो यहाँ पर पॉजिटिव स्लोप है इसलिए मैंने पॉजिटिव की तरफ ऊपर की तरफ लाइन लेना चाहिए। इंटरसेक्शन दिया हुआ है तो आपको जितना इंटरसेक्शन दिया हुआ है उतना ही आपको लाइन में टच करना है, नहीं है तो फिर जीरो से स्टार्ट करना है। ठीक है भाई, और यदि इसके बाद ये आपको ऑटोमेटिकली स्लोप आपका ये मिलता है। ठीक है भाई, तो यहाँ से हम h और न्यू नोट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है भाई, एक बार करके देखिए ना, कोई दिक्कत आए तो हम बताना। दो पार्ट में ये जो वीडियो है आपकी डिवाइडेड है। ठीक है, तो दोनों पार्ट आपको देखना है, फिर समझ में आएगा आपको। ठीक है, थैंक यू आज के लिए।